हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है RK इन्फो। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर से जुड़ी आधारभूत जानकारियां। अगर आप BA, BSc या BCom के लिए कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप घरेलू रूप पर कंप्यूटर का नॉलेज लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें कंप्यूटर की A to Z जानकारियों का समावेश किया है। तो दोस्तों, वीडियो को आपको अंत तक देखना है, साथ ही आपको कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी यह वीडियो काफ़ी लाभदायक रहेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी समय गवाए हुए। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर का अर्थ। जी हाँ, कंप्यूटर का अर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर का अर्थ जानना बेहद जरूरी है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रयोगकर्ता द्वारा सूचना का ग्रहण करके उन सूचनाओं पर निर्देशानुसार कार्य करता है एवं परिणाम प्रदान करता है। सीधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर चलाने वाला यानी कि यूजर जो होता है, कंप्यूटर को निर्देश देता है, और निर्देश देने के बाद उसमें प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर परिणाम देता है आउटपुट के रूप में। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर का अर्थ। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। जी हाँ, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पजफुली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे बनता है कि निम्न में से एम का पूरा नाम क्या है, या फिर किसी अन्य का पूछ लेगा जैसे टी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शंस में आपको ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कोई भी, तो इनमें से आपको बताना है। जैसे आर का तो रिसर्च हो गया, इसी प्रकार ओ का ऑपरेटेड हो गया। तो ध्यान रखना है, कंप्लीट तो पूरी तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको ऑप्शंस में इनका एक एक अक्षर का फुल नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था वो 1946 में बना था, और इस 1946 में बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। इन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था 1946 में। अबेकस का आविष्कार लगभग 4000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। जी हाँ, जो अबेकस है यह एक लकड़ी का उपकरण था, और इस पर कुछ मणके लगे हुए थे। यह केवल गणनाएं करने का कार्य करता था। फिर 1820 में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन नामक परिकलन मशीन का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। जी हाँ, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर का जैसे जैसे विकास होता गया, इनकी नई नई पीढ़ियां आती गई। वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो बात करते हैं प्रथम पीढ़ी से। कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है वो कब शुरू हुई? 1950 से शुरू हुई और 1960 तक चली। यह पहला कंप्यूटर एनियाक जो बना था, प्रोसेसिंग के लिए इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। फिर आई नेक्स्ट जनरेशन यानी कि सेकंड पीढ़ी। सेकंड पीढ़ी शुरू हुई 1960 से 1964 तक, और इसमें वैक्यूम ट्यूब जो थे वो हटा दिए गए और उनके स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। यानी कि सेकंड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। फिर आई थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन चली 1964 से 1970। ट्रांजिस्टरों को एकत्रित करके एक यंत्र बनाया गया जिसे आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसी। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में आई वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आई ट्रांजिस्टर, और फिर ट्रांजिस्टर को हटाकर इसके जगह क्या यूज किया गया? आईसी। थर्ड जनरेशन में आईसी यूज किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आई फोर्थ जनरेशन 1970 से 1982 के बीच। प्रोसेसिंग चिप में एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई तकनीक का उपयोग किया गया, और इस जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। क्या यूज किया गया? माइक्रो प्रोसेसर। फिर आई 5वीं पीढ़ी जो वर्तमान में चल रही है, 1982 से वर्तमान तक चल रही है। यूएलएसआई फुल फॉर्म है इसकी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और केआईपीएस, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम तकनीक का उपयोग किया गया इसमें। चलिए आगे चलते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं। दोस्तों, यह वीडियो काफी शॉर्ट में समझाया गया है, लेकिन इसमें कंप्यूटर का सारा मैटर है शॉर्ट में आपको बताया गया है। अगर आप
पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो कंप्यूटर पर और बना दिया है कंप्लीट रूप से, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आराम से समझाया गया है। आगे बात कर रहे हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। जी हाँ, कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती है, इसी के लिए कंप्यूटर जाना जाता है। तो कंप्यूटर की सबसे पहले जो विशेषता है वह है गति, यानी कि स्पीड। आपको पता है कंप्यूटर बहुत ही बड़े कार्यों को चंद सेकंडों में खत्म कर देता है, तो इसकी स्पीड काफी हाई होती है, यह इसकी विशेषता है। फिर आती है स्मृति, यानी कि मेमोरी, इसकी स्टोरेज क्षमता काफी अधिक होती है, बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्वचालित संसाधन है, यानी कि ऑटोमेटिक डिवाइस है, एक बार स्टार्ट करके आप कोई काम बता दो इसको, ऑटोमेटिक काम को करता रहेगा। फिर है सर्वोत्तमुखी, फिर है कर्मिष्ठता, और इसके बाद है विश्वसनीयता, यानी कि इस पर विश्वास किया जा सकता है और विश्वास के योग्य है, हमेशा सही आउटपुट देता है। अगर यूजर जिस प्रकार का इसको इनपुट देगा उसी प्रकार का कंप्यूटर आउटपुट प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं, कुछ विशेषताओं के विपरीत, यानी कि कुछ सीमाएं हैं। तो इनमें एक तो सहज बोध का अभाव होता है, यानी खुद के ज्ञान का अभाव होता है। स्वयं त्रुटि सुधार क्षमता का अभाव होता है, यानी कि स्वयं कोई गलती को सुधार नहीं सकता है। अगर यूजर ने कोई गड़बड़ कर दी तो कंप्यूटर भी उसमें गड़बड़ ऐसे के ऐसे दिखाएगा। सोच का अभाव, सोच का अभाव होता है। अगर सोच का अभाव ही होता तो त्रुटि को सुधार करने की क्षमता इसमें होती। आगे चलते हैं, कंप्यूटर का उपयोग। जी हाँ, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, शॉर्ट में देख लेते हैं। व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र में, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रों में आजकल कंप्यूटर का भरपूर उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है, बैंकिंग के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। आपको पता है कंप्यूटर का किस क्षेत्र में इस्तेमाल कैसे होता है, इसलिए यहाँ पर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम टॉपिक बता रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का काफी उपयोग किया जाता है। अन्य विविध अनुप्रयोग, इसके अलावा भी कंप्यूटर का उपयोग आपने देखा होगा कई जगहों पर किया जा रहा है, जैसे रेलवे में किया जाता है, इसके अलावा टेलीफोन कंपनियों में किया जाता है, और भी बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर को देखो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कार्य के आधार पर। कंप्यूटर को कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक एनालॉग कंप्यूटर, फिर डिजिटल कंप्यूटर और फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं, इन दोनों को मिलाकर मिला-जुला रूप जो बनाया उसी को कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हो गए कंप्यूटर के 3 प्रकार कार्य के आधार पर। फिर आते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर, जी हाँ, साइज के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो हम घरों में यूज करते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इन्हें हम पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, आकार में काफी छोटा होता है। इसके बाद आता है मेनफ्रेम कंप्यूटर और अंत में आता है सुपर कंप्यूटर। सबसे अच्छा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, काफी अधिक कॉस्टली होते हैं और कार्य को काफी चंद ही सेकंडों में कर देते हैं। फिर आता है उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर। तीसरा प्रकार है कंप्यूटर का उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य के लिए कंप्यूटर और एक आते हैं विशिष्ट या विशेष उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की। कंप्यूटर हार्डवेयर, आप जानते होंगे हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो परिभाषा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर के उन हिस्सों या भाग से जिसको हम छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे इनपुट इकाइयाँ जैसे कि माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया। इसके अलावा आउटपुट इकाइयाँ जैसे स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, एलईडी, एलसीडी और द्वितीयक मेमोरी, ये क्या है कंप्यूटर हार्डवेयर है। यानी कि कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उन्हीं को हम हार्डवेयर कहते हैं। फिर जानते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जी हाँ, जो हार्डवेयर होते हैं उन हार्डवेयर को क्रियान्वित यानी सुचारू रूप से चलाने के लिए जो काम में लिए जाने वाले प्रोग्राम होते हैं उन्हीं को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामों के समूह होते हैं। क्या होते हैं, प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन अगर बात करें अकेले सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नामुमकिन है चलना, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई उपयोग नहीं है। दोनों मिलके ही कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार, जी हाँ, कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जो कंप्यूटर आता है वो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसके बाद जो आता है वो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो अनेक प्रकार के छोटे छोटे सॉफ्टवेयरों का समूह होता है, और कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही चलने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड हो गया, इसके अलावा पावर पॉइंट हो गया, विभिन्न प्रकार की गेम्स हो गई, फोटोशॉप हो गया, ये क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड हो गए, वर्ड परफेक्ट आदि। ई स्प्रेडशीट के लिए जैसे MS एक्सेल है, DBMS जैसे DBase, फोक्स प्रो आदि, और DTP जैसे पेज मेकर हो गया, वेंचुरा हो गए। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे पावर पॉइंट और विभिन्न आउटपुट इनपुट इकाइयाँ। जी हाँ, कंप्यूटर को जिन जिन से हम इनपुट देते हैं वो इकाइयाँ कौन कौन सी है? तो कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। इसके अलावा माउस हो गया, माउस से भी हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। जॉयस्टिक भी इनपुट इकाई होती है, और लाइट, पेन, स्कैनर आदि भी क्या है? इनपुट इकाइयाँ होती है। इन सभी के द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। कीबोर्ड देखने में टाइपराइटर के समान होता है, और इसकी सबसे लंबी जो की होती है यानी कुंजी होती है वो होती है स्पेस बार। कीबोर्ड में आपने देखा होगा सबसे लंबी जो होती है वो होती है स्पेस बार, इस पर किसी प्रकार का नाम नहीं लिखा होता है। फिर बात करते हैं माउस की। स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करता है। जी हाँ, जैसे आप देखते हैं इस प्रकार का चिन्ह कंप्यूटर पर होता है स्क्रीन पर, वो माउस का कर्सर इसको बोलते हैं या पॉइंटर बोलते हैं। फिर बात करते हैं स्कैनर को जो कंप्यूटर की आंख की संज्ञा दी गई है। क्योंकि कोई भी आप पेज कंप्यूटर के स्कैनर पर रखते हैं तो कंप्यूटर उसको देख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष प्रकार की इनपुट इकाइयां कौन कौन सी है? MICR, इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बैंकों में चेक करने के लिए उपयोग में आती है, यानी कि बैंकों के ऊपर जो भाषा होती है, जो कोड होते हैं, उनकी जांच किसके द्वारा की जाती है? MICR द्वारा। अगला क्वेश्चन, OMR। आपने देखा होगा जो कंपटीशन एग्जाम्स लगती है उनके लिए OMR सीट दी जाती है। उस OMR सीट को पढ़ने के लिए ही OMR यानी कि इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसी के द्वारा इसकी जांच की जाती है कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आगे, विभिन्न आउटपुट इकाइयां। जी हाँ, कंप्यूटर के वे उपकरण जिनके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है? आउटपुट इकाइयां, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर के द्वारा हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं उनको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो एक आउटपुट हो गया। इसके बाद हम कंप्यूटर को कोई प्रिंटिंग देते हैं किसी इमेज की या किसी डॉक्यूमेंट्स की, तो उन्हें हम प्रिंटर के द्वारा आउटपुट के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। मॉनिटर के प्रकार। जी हाँ, आपने देखा होगा मॉनिटर जो होते हैं उनके भी प्रकार होते हैं, एक तो मोनोक्रोम और एक कलर। एक तो कलर्ड मॉनिटर होते हैं और मोनोक्रोम कंप्यूटर होते हैं। जो कलर्ड कंप्यूटर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा CRT कंप्यूटर, एक तो CRT मॉनिटर होता है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो कैथोड रे ट्यूब। आपने देखा होगा पहले टीवी जैसा एक मॉनिटर होता था पुराना, और इसी को हम क्या कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब। इस प्रकार का होता है, पीछे मॉडल होता है इसमें, और आजकल ये बंद हो गए हैं मार्केट में। इसके अलावा फिर होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और तीसरा आता है LED लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये हो गए मॉनिटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रकार। जी हाँ, मार्केट में उपलब्ध प्रिंटर भी विभिन्न प्रकार के मिलते हैं, जिनमें आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इस तरह के प्रिंटर में स्याही की रिबन पर उभरे हुए अक्षर या डॉट्स कागज पर प्रहार करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार, इसके कुछ प्रकार हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। 2 प्रकार के होते हैं, चेन और ड्रम प्रिंटर। तो प्रिंटर के प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक लेजर प्रिंटर और एक इंकजेट प्रिंटर। वर्तमान में लेजर प्रिंटर काफी जगहों पर काफी अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं।
कंप्यूटर स्मृति, हाँ जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि इसके अंदर उच्च क्वालिटी की क्या होती है, मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरियों में इसको विभाजित किया जा सकता है। और तीसरी है कैश मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो रैम और रोम से मिलकर के बनी होती है। इसके अंदर रोम और रैम होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है और रोम जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। रोम के प्रकार होते हैं तो पी रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आती है लेप्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हो गए रोम के प्रकार। अब आगे बात करते हैं द्वितीयक संग्रहण इकाई के प्रकार, सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार। सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती है। सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं जैसे मैग्नेटिक टेप, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं फ्लॉपी डिस्क व हार्ड डिस्क होते हैं, और जबकि ऑप्टिकल जो डिस्क होती है उसके अंदर आते हैं सीडी रोम एवं डीवीडी। बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क की जो साइज होती है वो दो साइज होती है, एक 5 इंच की और एक 3 इंच की। दो प्रकार की साइज प्रचलन में है वर्तमान में। और 5 इंच की भंडारण क्षमता होती है 1.2 MB, केवल 1.2 MB, जबकि 37 इंच की जो फ्लॉपी होती है उसकी भंडारण क्षमता होती है 1.44 MB। हार्ड डिस्क की बात करें, कंप्यूटर में आपने देखा होगा एक टेप रिकॉर्डर जैसी डिवाइस लगी होती है, वह हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर कैबिनेट में लगी होती है। कार्य करने की गति एवं भंडारण क्षमता फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कहीं ज्यादा होती है इसकी। जैसे वर्तमान में 160 GB, 320 GB, 500 GB और 1 TB यानी टेराबाइट, तो इतनी कैपेसिटी की आपको वर्तमान में हार्ड डिस्क मिलती है मार्केट में। आदि विभिन्न भंडारण क्षमता की हार्ड डिस्क प्रचलन में है। बात करें सीडी रोम की। सीडी आपने देखी होगी, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम लेजर किरण की सहायता से डाटा लिखा व पढ़ा जाता है। कम कीमत, सुविधाजनक आकार, उच्च भंडारण क्षमता आदि विशेषताओं के कारण प्रचलन में है। और आपने देखा होगा जो सीडी की साइज होती है यानी कि इसकी भंडारण क्षमता होती है वो होती है 720 MB के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी। जी हाँ, सीडी रोम की तरह ही उच्च भंडारण क्षमता युक्त ऑप्टिकल संग्रहण होती है और डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और यह डिजिटल वीडियो डिस्क कभी भी नहीं होती है, ध्यान में आपको रखना है। इसकी भंडारण क्षमता होती है 4.7 GB यानी कि सीडी की तुलना में कई गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप। जी हाँ, ZIP आपने देखी होगी, ये फोल्डर होता है। बड़ी फाइलों को कंप्रेस करना जिप कहलाता है। बड़ी फाइल होती है उसको एक जगह पर कंप्रेस करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होती है, जिप होती है। फिर आती है बिट। बिट एक मेमोरी होती है। स्मृति की न्यूनतम इकाई को बिट कहते हैं। जी हाँ, जो मेमोरी होती है उसकी न्यूनतम इकाई को क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। फिर आते हैं बाइट पर। 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है, यानी कि बिट से बड़ी क्या होती है, बाइट होती है। फिर निबल, 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है, निबल कहा जाता है। और 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। स्मृति की विभिन्न इकाइयों का आपसी संबंध। जी हाँ, बात करते हैं कि 1 बाइट बराबर कितना होता है, 1 TB बराबर कितना होता है, तो इसकी बात करते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट कितने बराबर होती है, 8 बिट्स के बराबर होती है। जबकि 1 KB यानी किलो बाइट कितनी बाइट्स के बराबर होती है, 1024 बाइट्स के बराबर होती है। वहीं पर अगर 1 MB यानी मेगाबाइट की बात करें तो 1024 किलो बाइट के बराबर होती है। फिर बात करें 1 GB गीगाबाइट यानी कि 1 GB गीगाबाइट होते हैं 1024 MB के बराबर। 1 TB बराबर होती है 1024 GB के बराबर। तो आपको क्रम ध्यान रखना है, सबसे छोटा होता है बिट, फिर बाइट, फिर KB, फिर MB, फिर GB और फिर TB। इस क्रम में आपको ध्यान से रखना है।
नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जी हाँ इसको OS लिखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोग्रामों का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर संपूर्ण नियंत्रण किया जाता है। जी हाँ, बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडो, आपने देखा होगा विंडो 7, विंडो 8, विंडो विस्टा, विंडो XP, विंडो 10। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे यूजर इंटरफेस यानी कि यूजर से जुड़ना, आंतरिक संसाधनों की व्यवस्था यानी कि जो रिसोर्स होते हैं उनका मैनेजमेंट करना, और अदर यूटिलिटीज यानी कि अन्य प्रकार की सुविधाएं। आगे बात करिए विंडोज की विशेषताएं। जी हाँ, जो विंडो होती है कंप्यूटर उसकी कुछ विशेषताएं होती है। इस्तेमाल करने में आसान होती है, जी हाँ यूजर के लिए काफ़ी आसान होती है, तेज होती है यानी कि इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, हैंग होने में काफ़ी कम समस्या होती है, बीच में रुकावट पैदा नहीं होती है, सुविधाजनक होती है, यूजर के हिसाब से क्या होती है सुविधाजनक होती है, इंटरनेट के साथ इसके साथ कार्य करना आसान होता है। जी हाँ, विंडोज़ के साथ हम इंटरनेट का कार्य आसान रूप से कर सकते हैं। नेटवर्किंग की सुविधा देती है यानी कि विंडोज से आप नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। स्कैनर व डिजिटल कैमरा का उपयोग किया जाता है। विभिन्न सहायक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। फाइल खोजने का कार्य आसान करती है। लंबे फाइल नेम और पूर्णतः GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज डेस्कटॉप के आधारभूत तत्व। विंडोज डेस्कटॉप के आधारभूत तत्व, जी हाँ आपने देखा होगा जो विंडोज की डेस्कटॉप होती है, डेस्कटॉप किसे कहते हैं सबसे पहले बात करें तो जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं कंप्यूटर या मोबाइल की, उसी को हम क्या कहते हैं डेस्कटॉप कहते हैं। उस पर नीचे जो पट्टी होती है यहाँ पर कंप्यूटर की यहाँ पर पट्टी होती है, इसको हम क्या कहते हैं टास्क बार कहते हैं। फिर इस पर कुछ प्रोग्राम आइकन होते हैं, या डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे आइकन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं छोटे छोटे चित्रों को आइकन कहते हैं। फिर फोल्डर आइकन यानी कि कुछ फोल्डर के समूह होते हैं इस प्रकार के, उसको हम क्या कहते हैं फोल्डर आइकन। और फाइलों के आइकन होते हैं यानी छोटे छोटे चित्र होते हैं, जैसे रिसाइकल बिन वो क्या है फाइलों के आइकन है। उसके अलावा फाइल और जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल है तो उसका आइकन आपको नजर आएगा। डेस्कटॉप सजाने के लिए वॉलपेपर आदि, यानी कि डेस्कटॉप पर और क्या होते हैं वॉलपेपर सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज एसेसरीज, विंडो एसेसरीज आपको कहाँ मिलेगी, विंडोज के जो टास्क बार होती है उस टास्क बार पर यहाँ पर एक स्टार्ट मेन्यू होता है। इस स्टार्ट मेन्यू में आप जाएंगे प्रोग्राम फाइल में, तो इसमें एक विंडोज एसेसरीज नाम का फाइल होती है। उसके अंदर कुछ मिनी सॉफ्टवेयर होते हैं। उस मिनी सॉफ्टवेयर में आपको कैलकुलेटर मिलेंगे, वर्ड पैड मिलेगा, पेंट ब्रश मिलेगा, एंटरटेनमेंट मीडिया प्लेयर और अन्य प्रकार के आइटम इसमें मिलेंगे जो कंप्यूटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कंप्यूटर को अन्य किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि आप पेंट ब्रश या कोई डायग्राम बनाने चाहते हैं तो पेंट ब्रश में बना सकते हैं, कोई एप्लीकेशन टाइप करना चाहते हैं तो वर्ड पैड में बना सकते हैं, और अगर आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए कैलकुलेटर मौजूद होता है। अगर आप गाने सुनना चाहते हैं तो विंडोज मीडिया प्लेयर इसमें अंदर होता है, और अन्य प्रकार के और भी सॉफ्टवेयर इसमें होते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर आप इसके बारे में सुना होगा, जो इंटरनेट होता है वो विंडोज एक्सप्लोरर की बात हो रही है। तो विंडोज एक्सप्लोरर प्रोग्राम की सहायता से हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD या नेटवर्क ड्राइव से फाइलों की व्यवस्था को संभाला जा सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर के कार्य, जी हाँ विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है वो फाइलों की सूची को दिखाता है। फाइलों की जो सूची होती है उसको एक क्रमबद्ध रूप से दिखाता है, और उसको खोलना होता है, उसको खोजना और एट्रीब्यूट सेट करना, प्रॉपर्टीज दिखाना, प्रिंट करवाना, नए फोल्डर्स बनाने की सहायता प्रदान करता है। विंडोज एक्सप्लोरर के काफ़ी कार्य होते हैं। प्रिंटिंग की व्यवस्था, जी हाँ किस प्रकार से हम प्रिंट कर सकते हैं, तो एड प्रिंटर विजार्ड की जो एड प्रिंटर विजार्ड होता है इसकी वजह से विंडोज में प्रिंटर लगाना काफ़ी आसान होता है। यानी कि विंडोज से आप जो प्रिंटर होता है उसको क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़े और प्रोग्राम चलाकर दिए गए निर्देशों का पालन करें। सभी कार्य पूरे होने पर प्रिंटर का आइकन आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करके आप जिन दस्तावेजों की छपाई हो रही है या जो कतार में है यानी कि जो लाइन में है उन्हें देख सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी छपाई को आप प्रिंट को रोक सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रिंटर। और आगे बात करें MS वर्ड की विशेषताएं। जी हाँ MS वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। MS वर्ड की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है, इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी कुछ भी नाम वगैरह लिख सकते हैं, कुछ भी इंसर्ट करवा सकते हैं, जैसे कोई मैप हो गया, कोई टेबल हो गई आदि इंसर्ट करवा सकते हैं। डिलीशन ब्लॉक बनाना, संग्रहण करना, अनगिनत प्रतियां छापना, मूव व कॉपी करना, फॉन्ट स्टाइल
प्रिंटिंग करना, वर्ड रैप करना, स्पेलिंग व ग्रामर चेक करना और मेल मर्ज करना। ये MS वर्ड की विशेषताएं होती है। इसके बाद बात करें MS वर्ड के कार्य। MS वर्ड के कार्य काफ़ी होते हैं, जैसे नई फाइल बना सकते हैं, पुरानी फाइलों को खोज सकते हैं, फाइलों के बारे में जानकारी लिख सकते हैं, पेज का आकार परिभाषित कर सकते हैं यानी कि पेज साइज सेट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू आदि इसमें सिस्टम होते हैं। स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, किसी आइटम को आप फाइंड कर सकते हैं, उसके स्थान पर रिप्लेस भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के इसमें फ़ॉन्ट अवेलेबल होते हैं, पैराग्राफ सेट कर सकते हैं, हेडर और फुटर आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, मेल मर्ज का उपयोग इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स होते हैं और फिर टेबल इसमें बना सकते हैं। स्प्रेडशीट का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। जी हाँ, स्प्रेडशीट जो होती है उसका हम विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो वार्षिक रिपोर्ट बनाकर वार्षिक रिपोर्ट बना सकते हैं, आय का विवरण कर सकते हैं, अकाउंट्स की लेन देन का कर सकते हैं, कर यानी कि जो आय होते हैं उसका विवरण कर सकते हैं, भंडारण की व्यवस्था कर सकते हैं यानी कि स्टोरेज की व्यवस्था कर सकते हैं स्प्रेडशीट के माध्यम से। आधुनिक ई स्प्रेडशीटों के लाभ। जो आधुनिक ई स्प्रेडशीट होती है उसके क्या क्या लाभ हैं, तो देखिए त्रुटि में अक्सर कम होते हैं, जो त्रुटि होती है वो कम होती है, फाइल को सेव कर सकते हैं, पुरानी फाइलों को खोल सकते हैं, प्रिंटिंग की सुविधा देता है और डाटा को चित्रित ढंग से प्रस्तुत करता है यानी कि जो सामग्री होती है उसको क्या करता है, एक डायग्राम के रूप में प्रस्तुत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में विभिन्न मेन्यू। MS एक्सेल में विभिन्न मेन्यू क्या क्या होते हैं, एक फाइल मेन्यू होता है, एडिट मेन्यू होता है, व्यू मेन्यू होता है, इंसर्ट मेन्यू होता है, फॉर्मेट मेन्यू होता है, टूल मेन्यू होता है, डाटा मेन्यू होता है, विंडोज मेन्यू होता है और अंत में हेल्प मेन्यू हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है। इसके द्वारा आप कंप्यूटर में किसी प्रकार की सहायता ले सकते हैं। जब आप इसको यूज करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। वर्कबुक। जी हाँ, एक्सेल की एक फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। जो एक्सेल में बनी फाइल होती है उसको क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। जबकि वर्कशीट, वर्कबुक में उपस्थित पेजों को वर्कशीट कहा जाता है। वर्कबुक में उपस्थित पेजों को वर्कशीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है। MS एक्सेल की विशेषताएं। MS एक्सेल की विशेषताएं, तो विशेषताओं की बात करें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI, फिर पुनर्गणना, कॉपी एवं मूव करता है, फंक्शंस, संपादन और सेव व लोड, विंडो, ग्राफ, डाटाबेस का कार्य और अन्य प्रकार के कार्य यह करता है। MS पावर पॉइंट की आधारभूत सुविधाएं। MS जो पावर पॉइंट होता है उसकी आधारभूत सुविधाओं की बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, स्लाइड बनाना, स्लाइड को सेव करना, स्लाइड में संपादन करना, स्लाइड का प्रिंट निकलवाना, स्लाइड शो बनाना और एनिमेशन क्रिएट करना आदि पावर पॉइंट के कार्य होते हैं या इसकी विशेषता होती है। अब बात करें पावर पॉइंट प्रदर्शन के विविध चरणों की, तो पावर पॉइंट में आपको किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले नई प्रस्तुति का निर्माण करना होता है, यानी कि आपको एक नई फाइल या नई जो प्रेजेंटेशन है वो बनानी होती है। उसके लिए सबसे पहले उस प्रस्तुति का निर्माण करना होता है, फिर लेआउट का चयन करना होता है, स्लाइड्स का निर्माण करना होता है, स्लाइड को इंसर्ट करवाना होता है और एनिमेशन का प्रयोग करना होता है। इसके बाद स्लाइड शो क्रिएट किया जाता है। ये तो हो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बातें। अब बात करते हैं हम इंटरनेट व मल्टीमीडिया के बारे में, यानी कि इंटरनेट और मल्टीमीडिया किस प्रकार से कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा स्थानांतरण, यानी कि डाटा जो ट्रांसफर होता है, डाटा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन को डाटा स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि एक डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, डाटा स्थानांतरण। डाटा स्थानांतरण की तकनीक, यानी कि डाटा स्थानांतरण किन किन तकनीकों से किया जाता है, तो सिंप्लेक्स के द्वारा, हाफ डुप्लेक्स के द्वारा और फुल डुप्लेक्स के द्वारा डाटा स्थानांतरण किया जाता है। डाटा स्थानांतरण के माध्यम कौन कौन से होते हैं, तो द्विस्टेट समूह तार, कोएक्सल तार और माइक्रोवेव उपग्रह आदि के द्वारा डाटा स्थानांतरण के माध्यम हैं। डाटा स्थानांतरण के प्रकार, डाटा स्थानांतरण के प्रकार, डाटा स्थानांतरण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग डाटा स्थानांतरण। विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी, विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी,
बस टोपोलॉजी और पूर्ण जुड़ा हुआ नेटवर्क। अब देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न कंप्यूटरों का समूह होता है जिसमें सभी कंप्यूटर किसी माध्यम द्वारा जुड़े होते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क के प्रकार। जी हाँ, नेटवर्क 3 प्रकार का होता है, लेन, मेन और वेन। लोकल एरिया नेटवर्क, और मेन MAN और वेन WAN। इसके बाद बात करते हैं सर्वर की। सर्वर क्या होता है? देखिए, विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाला कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो प्रदान करता है कंप्यूटर को, वो क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। इंटरनेट सर्वर के रूप में सामान्यतः मेन फ्रेम कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। इंटरनेट सर्वर के रूप में कौन से कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। मोडेम, देखिए मोडेम क्या होती है आपको पता है? कंप्यूटर और फोन लाइन के मध्य इंटरफेस प्रदान करने वाले यंत्र को मोडेम कहा जाता है। कंप्यूटर और जो टेलीफोन लाइन होती है, इनके मध्य इंटरफेस प्रदान करने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। और मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, जो डिजिटल डाटा को एनालॉग को डिजिटल डाटा में परिवर्तन करता है। जो डिजिटल डाटा को एनालॉग में और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है, कौन करता है? मोडेम। दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब बात करते हैं ईमेल की। ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यह इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त नाम है। इसके द्वारा इंटरनेट पर संदेशों को भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। और इंटरनेट की जो ईमेल होती है, ईमेल का एक विशेषता होती है कि इसका जो एड्रेस होता है उसमें ना तो कोई स्पेस होता है, कोई स्पेस नहीं होता है, और इसमें @gmail.com का यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेट सर्फिंग की। इंटरनेट सर्फिंग, इंटरनेट पर किसी वेब ब्राउजर की सहायता से वेबसाइट देखने की प्रक्रिया को इंटरनेट सर्फिंग कहते हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो इंटरनेट काम में लेना ही क्या होता है? इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। अब बात करते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट क्या होता है? देखिए, इंटरनेट पर किसी भी चीज को देखने के लिए एक एड्रेस होता है और जिसे वेबसाइट कहा जाता है। वेबसाइट को जब ब्राउजर में लिखा जाता है तो उसकी सूचना खुल जाती है। और वेबसाइट का एड्रेस कैसे होता है? आपने देखा होगा www.hindihelpline.com। ठीक है, ये एड्रेस होता है वेबसाइट का। अब बात करते हैं सर्च इंजन की। सर्च इंजन, इंटरनेट में अलग अलग कई वेबसाइटें होती है, आपको पता है, जिसमें हम किसी भी विषय की जानकारी सर्च कर सकते हैं या उसे ढूंढ सकते हैं। ऐसी वेबसाइटों को सर्च इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्च इंजन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सर्च इंजन के उदाहरण हैं, जैसे www.yahoo.com, www.खोज.com। इसी के अलावा www.google.com और फिर youtube.com, bing.com, ऐसे बहुत से सर्च इंजन अवेलेबल हैं। बात करते हैं मल्टीमीडिया की। जी हाँ, कंप्यूटर की अगर बात करें तो इसमें मल्टीमीडिया का भी उपयोग होता है। तो अनेक माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो तथा वीडियो के मेल अथवा समूह को मल्टीमीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया किसे कहा जाता है? जिसमें टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो और वीडियो हो, इन सभी को क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहा जाता है। मल्टीमीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। जी हाँ, मल्टीमीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग हो सकता है? तो देखिए, मल्टीमीडिया शिक्षा के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण है। मल्टीमीडिया के उपयोग से अध्यापक अपने तथ्यों को अधिक प्रभावी ढंग से समझाने के साथ साथ उसे सिद्ध भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिद्ध भी कर सकते हैं। जटिल विषयों को दृश्यों एवं विशिष्ट आवाजों की सहायता से आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, HTML की आधारभूत अवधारणा। जी हाँ, HTML के बारे में आपको जानना है तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML वेब पेज को बनाने व डिजाइन करने के काम में आता है। HTML कोड को टैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैग कहा जाता है। टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करके जो डॉक्यूमेंट्स HTML में बनाए गए हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .html। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, सूचना तकनीकी का अर्थ। सूचना तकनीकी का अर्थ क्या होता है? सूचना तकनीकी एक मिश्रित तकनीकी है जिसमें कंप्यूटर व टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों ही प्रकार की
तकनीकी एक दूसरे के साथ मिलकर सूचना संसाधन व संप्रेषण का कार्य करती है। सूचना तकनीकी में कंप्यूटर की भूमिका, जी हाँ, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें कंप्यूटर क्या भूमिका निभाता है ये देख लेते हैं। बिना कंप्यूटर सूचना तकनीकी की कल्पना करना भी असंभव होता है। तकनीकी रूप से दक्ष, तीव्र गति, अधिक भंडारण क्षमता आदि विशेषताओं से सुसज्जित कंप्यूटर कम कीमत में उपलब्ध होने के कारण सूचना तकनीकी का तेजी से प्रसार हुआ है। आगे, शिक्षा एवं सूचना तकनीकी। शिक्षा एवं सूचना तकनीकी, शिक्षा पर सूचना तकनीकी का प्रभाव क्या होता है? सूचना के राजमार्ग क्या है? कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन करना और सूचना आधारित समाज के लिए चुनौतियां, सूचना तकनीकी साक्षर समाज हेतु कदम और संपूर्ण गुणवत्ता शिक्षा, सूचना तकनीकी एवं मूल्यप्रक शिक्षा, सूचना तकनीकी के प्रति समाजवादी दृष्टिकोण। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर का विद्यालय में उपयोग। कंप्यूटर का विद्यालय में किन किन कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। छात्रों का रिकॉर्ड बनाने में, उपस्थिति दर्ज करने में, मार्कशीट बनाने में, शिक्षकों की जो अटेंडेंस है उसको दर्ज करने में व उनका वेतनमान बनाने में, छात्रों से प्राप्त फीस का हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग स्कूलों में किया जाता है। कंप्यूटर का पुस्तकालय में उपयोग, जी हाँ, लाइब्रेरी में क्या क्या उपयोग है? तो नई पुस्तकों की प्रविष्टि करना, नए सदस्यों की प्रविष्टि करना, पुस्तकें इशू करना, पुस्तकें जमा करना और अन्य प्रकार के कार्य कंप्यूटर के द्वारा लाइब्रेरी में किए जाते हैं। कंप्यूटर का मूल्यांकन में उपयोग, जी हाँ, कंप्यूटर का जो मूल्यांकन है उसमें क्या क्या उपयोग है? तो प्रश्न पत्र का निर्माण हम कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, परिणामों का विश्लेषण भी कंप्यूटर के द्वारा होता है, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, विशेष रूप से जैसे OMR शीट होती है उनकी जो जांच है वो कौन करता है? कंप्यूटर करता है। रचनात्मक मूल्यांकन और अन्य प्रकार के कार्य कंप्यूटर द्वारा होते हैं। विशेष बालकों के लिए कंप्यूटर अनुप्रयोग, जो विशेष बालक होते हैं उनके लिए कंप्यूटर का अनुप्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए, विशेष बालकों एवं विशेष व्यक्तियों द्वारा आसानी से प्रयोग में लाए जाने वाले विशेष कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा विशेष बालकों का शिक्षण और कंप्यूटर शिक्षण कराने पर यह बालक शिक्षण में रुचि लेते हैं जिससे अधिगम स्थायी होता है। क्या होता है? अधिगम स्थायी होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अब तक के सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज हैं वो अब तक के सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिनका बाजार आज 90% है। मार्केट में 90% है किसका? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज मार्केट में कौन कौन सी अवेलेबल है? देखिए, विंडोज 95 पहले आई थी, फिर आई थी 95, 98, फिर विंडोज 2000, विंडोज एमी, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडो 8, विंडोज विस्टा माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्तमान में विंडो 10 भी चल रहा है। नेक्स्ट, एप्पल ने 1984 में मैकिन्टॉश माइक्रो कंप्यूटर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया। मैकिन्टॉश के नए वर्जनों में से एक है मैक OS X। नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से नेटवर्क एनवायरनमेंट में मिनी कंप्यूटरों पर चलाने के लिए डिजाइन किए गए। कौन से कंप्यूटरों पर? मिनी कंप्यूटरों पर चलाने के लिए डिजाइन किए गए। डिस्क क्लीन अप एक ट्रबल शूटिंग यूटिलिटी है जो अनावश्यक फाइलों को पहचान कर उसे डिलीट कर देता है। कौन? क्लीन अप। नेक्स्ट, डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर सिस्टम और उपकरणों के मध्य कम्युनिकेशन की अनुमति देने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है। नेक्स्ट, सिस्टम यूनिट को सिस्टम केसिस के तौर पर भी जाना जाता है। जो सिस्टम यूनिट होता है वो सिस्टम केसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कंटेनर जैसा होता है जिसमें अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक तत्व होते हैं। जिनमें अधिकांश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक तत्व होते हैं। PDA और स्मार्टफोन सबसे अधिक उपयोग होने वाले हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। कौन से कंप्यूटर है? हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। बाइनरी कोडिंग स्कीम में कैरेक्टर को 0 और 1 में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें 0 या 1 को बिट कहा जाता है और 8 बिट का समूह है 1 बाइट कहा जाता है। क्या कहलाता है?
देखिए बाइनरी कोडिंग की स्कीम में जो कैरेक्टर होते हैं वो 0 और 1 प्रस्तुत करते हैं, और इसमें 0 या 1 को क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है, और 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहा जाता है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रोसेसर चिप पर जुड़े होते हैं जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। वर्तमान में जो कंप्यूटर उपयोग में लिए जाते हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। यह चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से स्टार्ट किया गया था। कंप्यूटर का दिमाग होता है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू कंप्यूटर का क्या होता है, दिमाग होता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप जो सिलिकॉन की बनी होती है, और माइक्रो प्रोसेसर चिप की प्रक्रिया क्षमता को वर्ड आकार द्वारा परिचित किया जाता है। वर्ड कई बिट से मिलकर बनता है, जैसे 16, 32 या 64 बिट। उदाहरण के लिए बात करें तो 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में 4 बाइट प्राप्त कर सकता है। अगला, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी और सीपीयू के मध्य एक अस्थायी तेज गति के होल्डिंग एरिया के रूप में कार्य करके प्रोसेसिंग को तेज करती है। क्या करती है, प्रोसेसिंग को तेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी में रैम और रोम की संयुक्त विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। फ्लैश मेमोरी में रैम और रोम की संयुक्त विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। बस लाइन को बस के नाम से भी जाना जाता है, जो सीपीयू और सिस्टम बोर्ड यानी कि मदरबोर्ड के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। डेस्कटॉप कंप्यूटरों में सिस्टम यूनिट के भीतर विद्युत आपूर्ति एसएमपीएस यानी कि जो सिस्टम यूनिट के उपकरणों को विद्युत प्रदान करता है, यानी कि विद्युत की सप्लाई कौन करता है, एसएमपीएस। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है। यह सीपीयू को क्या करता है, विद्युत की सप्लाई करता है। नोटबुक और हैंड हेल्ड कंप्यूटरों को चलाने के लिए मुख्यतः बैटरी की बिजली का उपयोग किया जाता है, यानी कि बिजली कहां से उत्पन्न होती है, उनमें बैटरी से, और बैटरी को एडेप्टर द्वारा चार्ज किया जाता है। बेसिक नॉलेज है, ध्यान में रखना आपको। परिष्कृत अनप्रोसेस्ड तथा टेक्स्ट संख्याएं चित्र आवाजों को आंकड़े कहते हैं। टेक्स्ट संख्याएं चित्र आवाज आदि को क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। प्रोसेस किए आंकड़े सूचना प्रदान करते हैं। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम वे प्रोग्राम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर संसाधनों का संयोजन करते हैं, जो कंप्यूटर संसाधनों का संयोजन करते हैं। क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। यूटिलिटीज को सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। यूटिलिटीज को सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंट नामक यूटिलिटी अनावश्यक फाइलों को पहचान कर हटा देता है। अगला, इनपुट उपकरण का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। जो इनपुट उपकरण होते हैं कंप्यूटर को डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, लाइट पेन और कार्ड रीडर, डिजिटल कैमरे, माइक्रोफोन मुख्य इनपुट उपकरण हैं। इनके सभी के द्वारा हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, निर्देश या इनपुट देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको क्या कहा जाता है, यूजर सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन प्रोग्रामों को बेसिक या स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इन प्रोग्रामों को बेसिक या स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। फैक्स मशीन इंटरनेट टेलीफोन इनपुट आउटपुट उपकरण हैं। जैसे फैक्स मशीन इंटरनेट टेलीफोन इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के उपकरण हैं। ठीक है। सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड भी कहते हैं। जो सिस्टम बोर्ड लगा होता है सीपीयू के अंदर उसको हम मदरबोर्ड भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मदरबोर्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना होता है। मदरबोर्ड द्वारा डेटा प्रवाहित करने के लिए बस लाइन का उपयोग किया जाता है। कौन सी लाइन का, बस लाइन का। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। जो मिनी कंप्यूटर होता है मार्केट में उसको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे अधिक प्रचलित कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे अधिक प्रचलित कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप घरों में काम लेते हैं, नोटबुक, टैबलेट पीसी और हैंड हेल्ड कंप्यूटर सभी किसके उदाहरण हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें
डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर रहते हैं, अर्थात लाइट जाने पर, सिस्टम बंद होने पर इसमें डेटा समाप्त हो जाता है। अगर बात करें रैम की तो यह एक वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें डाटा तब तक सेफ है जब तक आपका कंप्यूटर कार्य कर रहा है, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्क में डेटा राइट करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सीडी, डीवीडी और हाई डेफिनेशन ऑप्टिकल डिस्क है। बल्यूरो डिस्क हाई डेफिनेशन ऑप्टिकल डिस्क है जो 50 जीबी तक डेटा को स्टोर कर सकती है। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को दो तरीके हैं, एक वार्म बूटिंग और दूसरा कोल्ड बूट। वार्म बूट और कोल्ड बूट। टर्न ऑफ हो चुके कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूट कहलाता है। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करके फिर से स्टार्ट करते हैं तो इसको क्या कहलाते हैं? कोल्ड बूट कहते हैं। जबकि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूट कहलाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हेल्ड कंप्यूटरों तथा सबसे छोटी डिवाइसेज जैसे पीडीए और स्मार्टफोन के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम को डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। जी हाँ, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम को डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। डेटा को इनपुट करने का सर्वाधिक प्रचलित जो माध्यम होता है वो कीबोर्ड होता है। क्या होता है? कीबोर्ड होता है। और कीबोर्ड में बटनों की व्यवस्था इस प्रकार होती है जिस कारण इसे क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। क्वार्टी कीबोर्ड। लाइट पेन एक प्रकाश संवेदी कलम जैसा होता है। जो लाइट पेन होता है वो एक कलम जैसा होता है। थर्मल प्रिंटर उष्मा संवेदी कागज पर इमेज बनाने के लिए हिट एलिमेंटों का उपयोग करते हैं। हिट एलिमेंटों का उपयोग करते हैं। इनका व्यापक उपयोग एटीएम और पेट्रोल पंपों पर रसीद प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, जो एटीएम और पेट्रोल पंप पर जो रसीद प्रिंट करती है उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? हिट एलिमेंट का। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण में सूचना सेव करने को राइटिंग क्या कहते हैं? राइटिंग। और सूचना प्राप्त करने को रीडिंग कहते हैं। हार्ड डिस्क में कठोर धातु के प्लेट्स का उपयोग किया जाता है जिसे एक डिब्बे में एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। बैंडविड्थ संचार माध्यम की विड्थ या क्षमता का माप होता है। इसका अर्थ है कि एक निश्चित समय में कितनी सूचना संचार माध्यम से भेजी जा सकती है। कंप्यूटर के मध्य डेटा का आदान प्रदान करने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में कम से कम एक और अधिक से अधिक 45 कॉलम बना सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में कम से कम एक और अधिक से अधिक 45 कॉलम बना सकते हैं। कॉपीराइट चिन्ह बनाने के लिए एल्टर, कंट्रोल और सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, कॉपीराइट चिन्ह इस वाला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एल्टर, कंट्रोल और सी का। वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को किसी अन्य नाम या स्थान पर सेव करने या सेवेज डायलॉग बॉक्स पर प्रदर्शित करने के लिए F12 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुख्य संस्करण कौन कौन से मार्केट में आ चुके हैं उनकी बात करते हैं। तो संस्करण 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 और 2013। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे नवीनतम संस्करण 2013 है। विंडोज में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली गहरे नीली लाइन को टाइटल बार कहा जाता है। जी हाँ, विंडोज में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली गहरी नीली लाइन को क्या कहा जाता है? टाइटल बार कहा जाता है, जिसके ऊपर खुली हुई विंडोज का टाइटल शो होता है। यहां पर आपको दिखाई देती है। स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है।
MS वर्ड 2010 में फॉन्ट का आकार पॉइंट में मापा जाता है। फॉन्ट का जो आकार है वो पॉइंट में मापा जाता है। हेडर एक विशेष टेक्स्ट होता है जो प्रत्येक पेज के ऊपर स्थित होता है। वर्ड में डॉक्यूमेंट को कम से कम 10% और अधिकतम 500% तक जूम किया जा सकता है। जी हाँ, वर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको कम से कम 10% और अधिकतम 500% तक जूम किया जा सकता है। वर्ड में डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम या स्थान पर सेव करने या सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए F12 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। F12 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फॉन्ट का आकार सबसे कम 8 होता है और सबसे अधिक 72 होता है। एक्सेल जो फाइल होती है या वर्कबुक जिसे बोलते हैं में बाय डिफॉल्ट 3 शीट होती है। बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है? 3 शीट होती है। एक्सेल में F2 जो की होती है उसका प्रयोग करके सेल डेटा में संशोधन कर सकते हैं। जो सेल डेटा है उसमें क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं F2 की द्वारा। एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? बुक 1। डिफॉल्ट नाम क्या होता है? बुक 1 होता है। एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को शीट कहा जाता है। एक्सेल में बनी हुई प्रत्येक फाइल को क्या कहा जाता है? शीट कहा जाता है। स्क्रीन पर प्रदर्शित ब्लिंकिंग सिंबल को कर्सर कहा जाता है। जी, स्क्रीन पर जो प्रदर्शित ब्लिंकिंग सिंबल यानी जो चिन्ह होता है उसको क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है। बात करते हैं एक्सेल स्क्रीन को कम से कम 10% और अधिकतम 400% जूम कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो अधिकतम 500% जूम कर सकते हैं। एक्सेल में सभी फॉर्मूले बराबर से शुरू होते हैं। जी हाँ, आपको एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना है तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट फील्ड में अधिकतम 255 अक्षर एंटर कर सकते हैं। एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट फील्ड में अधिकतम आप 255 अक्षर फीड कर सकते हैं। एक्सेल में किसी भी रो की अधिकतम ऊंचाई 409 होती है। अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 409 होती है। एक्सेल 2010 के अनुसार कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई 8.43 पॉइंट होती है। 8.43 कितनी होती है? 8.43। एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम से अधिकतम 31 अक्षर हो सकते हैं। एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम में अधिकतम 31 अक्षर हो सकते हैं।